हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का नवा अध्याय सामाजिक और राजनीतिक जीवन नागरिक शास्त्र का। और यह है जन सुविधाएँ। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे आराम से एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। इसमें एक चित्र दिखाया गया है। इसका जो पहला पेज है, इसमें दिखाया गया है अमू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वह जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। इस पार्ट का जो नाम है वो है जन सुविधाएं, ठीक है। और ये जल सुविधा को देख रहे हैं, तो ये भी जन सुविधा के अंदर ही आता है एक चीज़। यहाँ देखिए, अन्ना नगर में यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी धो रहा है एक व्यक्ति, और पूरा पानी बह के बाहर जा रहा है। और दूसरी जगह है सेदापेट में, यहाँ इतनी किल्लत है कि लोगों ने अपने वहाँ बर्तन बाहर रखे हुए हैं। नल पर, एक ही नल पर इतने सारे बर्तन जुटे हुए हैं। दूसरा हम देखते हैं मडीपाक्कम, यहाँ भी जल इस तरह से कनस्तर में रखा हुआ है, पीने का पानी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं मैलापुर सुब्रमण्यम, यहाँ वाटर जो कैंटर आते हैं उसके ज़रिए यहाँ लोगों की जल की जो सुविधा है वो पानी की आपूर्ति की जा रही है। तो इन सबको देखने के बाद यहाँ हम देखते हैं पेज नंबर 108 में चेन्नई के लोग और पानी। अब यहाँ देखिए, जैसा ऊपर एक चित्र बना था, एक नल के आगे बहुत सारे बर्तन थे पानी के भरने के लिए, तो ये भी उसी तरह का एक चित्र है, वास्तविक चित्र। इसको हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। आपने उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा है, बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो ये पाठगत क्वेश्चन है जो आपको पाठ से ही रिलेटेड होते हैं और पाठ को ज़्यादा समझने में सहायक होते हैं। तो आप देखिए, उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है। ये देखिए, ऊपर जैसा हमने देखा, सुब्रमण्यम जिसके यहाँ वाटर टैंकर आता है, और पद्मा यहाँ जिस तरह से इन्होंने एक नल के आगे इतना पूरे पानी के ढेर लगा रखे हैं, पानी के बर्तनों के। आपके इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। आप जहाँ रहते हैं वहाँ कैसी स्थिति है, क्या नलों में आता है, आपको कहीं जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या कैंटर से पूर्ति होती है। देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाएं। कक्षा में चर्चा करें इसके बारे में। क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है। इसके 2 कारण आपको बताने हैं, ठीक है। तो कहीं तो इस तरह से कार धोई जा रही है, पानी से पानी बह रहा है, और कहीं लोगों को भी नसीब नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में उन्हें पानी मिल रहा है। तो ये देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। यहाँ देखिए, भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतज़ाम भी हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी है खारा। लोग उसे शौचालय साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवा लिए हैं, यानी फ़िल्टर लगवा लिए हैं। मडीपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल किराए में रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पानी का सिस्टम है। कहीं रोज़ आता है, कहीं 2 दिन में एक बार आ रहा है, कहीं 4 दिन में एक बार आ रहा है। अब है पद्मा जिसके नलों के आगे बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे बाहर एक जगह पर। वो एक घरेलू नौकरानी है, सेदापेट में काम करती है। पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया है 650 रुपये माहवार। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है, ना ही पानी का अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में ही एक नल है। तो 30 परिवारों के लिए एक नल है। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। अब जीवन के अधिकार के रूप में पानी किस तरह से है, ये देखिए। टैंकर आपने कई बार देखे होंगे, जब पानी नहीं आता है तो आसपास ये देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जीवन का अधिकार जो है, जो कहते हैं बिन पानी सब सून। तो पानी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है हम सबके लिए, हमारे जीवन रहने की एक दशा है।
तो ऐसे में जब हमारा पानी नहीं मिलता है, जो जीने का अधिकार है उस तरह से उसका हनन हो रहा है, तो क्या होता है ये हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, ना केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। तो इस तरह की बीमारियां जहाँ होती हैं उसमें भारत सबसे टॉप पर है लगभग। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। रोज़ 1600 से ज़्यादा मौतें जो होती हैं भारत में, वो पानी की बीमारियों के कारण होती हैं, गंदे पानी की बीमारी के कारण। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार में है उनमें से एक अधिकार है जीवन का अधिकार। वहाँ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को भी इसका एक हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। सार्वभौमिक यानी सबकी पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्द में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत ये थी कि कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, यानी गंदा हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। ठीक है। तो आसपास जो इक्का दुक्का स्रोत हैं, अगर वहाँ भी कोई मिल या फैक्ट्री आकर अपना गंदा जो पदार्थ है वो छोड़ने लग जाए तो लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है और उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पाता। तो इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप इन्हें 25-25 लीटर हर परिवार को उपलब्ध कराएं, हर व्यक्ति को। ठीक है। अब हम देखते हैं जन सुविधा। तो अभी तक बात थी पानी, जो जन सुविधा में से ही एक तत्व है। जन सुविधाओं में से पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जन सुविधा है। तो अब देखते हैं जन सुविधा का मतलब क्या होता है। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें भी जन सुविधा के नाम से जाना जाता है, जिससे जन को सुविधा मिले। जन यानी लोगों को, तो वही जन सुविधा है। ठीक है। हम आगे देखते हैं। ये है बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ देखिए ये स्वास्थ्य, इनको पोलियो पिलाया जा रहा है बच्चों को। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा काफ़ी असमानता रही है। तो हमारा 21 का जो है वो बच्चों को ये अधिकार देता है कि वह 6 से 14 वर्ष तक का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। और ये उनका मौलिक अधिकार है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक यहाँ दी जा रही है। आपने भी पोलियो पी होगी 5 वर्ष तक। तो आगे बढ़ते हैं कि किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इस्तेमाल उसे कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी होती है। किसी ना किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा ही होता है। तो सरकार की भूमिका क्या होती है इन जन सुविधाओं को जन तक पहुँचाने के लिए, यानी लोगों तक पहुँचाने के लिए इन सुविधाओं को कैसे सरकार भूमिका निभाती है, ये देखते हैं। चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधा मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि एक निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज़
अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल, अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उसकी कीमत होती है बहुत ज़्यादा कि चंद लोग यानी कुछ लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। ठीक है, पानी है, आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर। लेकिन जब आपके पास पानी नहीं होता तो आप टैंकर मंगाने को या बाहर से वो बड़े बड़े जो बॉटल होती हैं उन्हें लाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ निजी कंपनी जो है वो अपने अलग अलग ब्रांड की पानी की बोतलें या फिर इस तरह से टैंकर व्यवस्था शुरू कर देती है, जिससे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वो मुनाफा कमा सकें। यह सस्ती सुविधा सस्ती दर पर भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसी मजबूरी का फ़ायदा निजी कंपनियां उठाती हैं। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि जो सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। शहर के कई इलाके जहाँ पानी नहीं आता है या फिर बहुत कम कम दिनों आता है, तो ऐसे में उन लोगों को 500 से 600 ऊपर, जैसे हमने देखा अध्याय में आगे, कि एक व्यक्ति को इतना इतना खर्च करना पड़ता है हर महीना सिर्फ पानी पर। तो इस तरह से निजी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। तो इसलिए सरकार की भूमिका यहाँ पर आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लोगों को पानी जैसी चीज़ मिल रही है या कोई भी जन सुविधा उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम इतना ही करेंगे। आगे के पार्ट में हम देखेंगे आगे का अध्याय।